हाँ, तो हमने एग्जाम्पल नंबर 4 तक कर लिया था। एग्जाम्पल 5 करते हैं अभी। A Limited took over B Limited. Took over B Limited. इसमें पॉइंट नंबर ए है, मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स and current asset of A Limited is 1,20,000 and 40,000. Market value of its asset of B Limited is 60,000. A Limited will issue two preference share for every 3 preference share of B Limited at rupees 12 per share. At rupees
12 each. और लास्ट पॉइंट बी, A Limited will issue necessary equity share of B Limited. Calculate purchase consideration. कर लिया इतना? यस मैम, यस मैम। ठीक है, तो इसके अंदर भी हमें नेट पेमेंट मेथड से परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना है ना। अब हमारे पास जो प्रेफरेंस शेयर के बदले प्रेफरेंस शेयर देना है, उसके लिए तो हमें एक रेशियो बता दिया है ना। प्रेफरेंस शेयर हमारे पास कितने हैं? प्रेफरेंस शेयर हमारे पास बी लिमिटेड के, जिसको टुक ओवर कर रहे हैं, जो हमारी ओल्ड कंपनी है उसके देखेंगे। ओल्ड कंपनी के प्रेफरेंस शेयर है हमारे पास 2000, है ना। और हम हर 3 के बदले, मतलब 2000 प्रेफरेंस शेयर जो टोटल है, उसमें हर 3 के बदले 2 प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे 12 रुपये पे। मतलब हमारे पास इसकी तो पूरी इंफॉर्मेशन है, लेकिन फिर लिखा है ए लिमिटेड विल इशू नेसेसरी इक्विटी शेयर ऑफ बी लिमिटेड। जो हम इक्विटी के बदले इक्विटी इशू करेंगे, उसके लिए हमारे पास कोई रेशियो गिवन नहीं है। जब हमारे पास रेशियो गिवन नहीं होती है, तब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बताओ? एक क्वेश्चन किया था ना हमने लास्ट, याद करो। जब हमारे पास रेशियो गिवन नहीं थी, तब हमें रेशियो निकालनी थी स्वैप रेशियो के फॉर्मूला से, है ना। और फिर स्वैप रेशियो में भी हमारे पास अगर मार्केट वैल्यू गिवन होती है तो हम उसको ले सकते हैं, लेकिन हमें फिर इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? अगर हमारे पास नहीं गिवन है कि कितने इक्विटी के बदले कितने इक्विटी, तो हम पहले ये निकाल लेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू। फिर इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ हम इसको इस तरीके से कर लेंगे, इक्विटी के बदले इक्विटी हम कर लेंगे, और फिर प्रेफरेंस के बदले प्रेफरेंस के लिए हमारे पास रेशियो है ही, और फिर जो भी टोटल आएगा वो हमारा परचेज कंसिडरेशन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना? यस मैम, यस मैम। ओके, सबसे पहले इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल लेते हैं। दोनों कंपनीज का ही निकालना पड़ेगा हमें। सबसे पहले हमारे पास गिवन था एसेट्स में फिक्स एसेट्स, है ना। और फिक्स एसेट्स का हमारे पास मार्केट वैल्यू गिवन है फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स का, ए लिमिटेड का 1,20,000 और 40,000। तो जब हमारे पास मार्केट वैल्यू गिवन होता है तो हम मार्केट वैल्यू ही लेते हैं, हम ये वाले अमाउंट नहीं लेंगे ए लिमिटेड के, है ना। और बी लिमिटेड का भी फिक्स एसेट्स का मार्केट वैल्यू गिवन है 60,000। तो मतलब फिक्स एसेट्स में हम कितना लिखेंगे? 1,20,000 ए का और 60,000 बी का। फिर हमारे पास करंट एसेट, करंट एसेट के अमाउंट बताओ कितने कितने आएंगे ए लिमिटेड और बी लिमिटेड में, देख के बताओ। 50,000, 50,000, 50। अब
नीचे चेक करो। अच्छा ये तो फिक्स एसेट है। हाँ, करंट एसेट ए लिमिटेड का कितना है? 40,000 है ना मार्केट वैल्यू तो। अच्छा, तो फिर ये कौन सा मार्केट वैल्यू? वो मार्केट वैल्यू मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट 1,20,000 है, करंट एसेट 40,000 है, तो हम 50,000 नहीं लेंगे, हम तो 40,000 लेंगे ना। 40,000 और 70,000। ठीक है, फिर इसमें से हमें लाइबिलिटीज़ माइनस करना है। हमारे पास क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स का कोई मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है तो वही ले लेंगे। कितना था? 30,000 और 70,000। ठीक है, और कोई एसेट तो गिवन नहीं है हमारे पास, लाइबिलिटी तो गिवन नहीं है हमारे पास। अब कितनी लाइबिलिटी रह गई? 1,30,000 और 60,000। और हम इसमें से फिर और क्या माइनस कर देते हैं? हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी माइनस कर देते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारे पास कितनी है? 30,000 है, 30,000 है। और इसका जो है ये अभी रुक रहे हैं हम। ठीक है, अभी मैंने स्टार लगाया यहाँ पे। क्यों ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि बी लिमिटेड का प्रेफरेंस शेयर यहाँ पर चेंज होगा, है ना। क्योंकि अभी बी लिमिटेड के पास जितने प्रेफरेंस शेयर है वो ले करके उसको नए दिए जाएंगे। तो जब कभी भी ऐसा होगा ना, तो जो हमारे पास नया वाला अमाउंट आना होगा वो नया वाला अमाउंट हमें यहाँ लिखना होगा, हम पुराना वाला अमाउंट यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इसको अभी हम रुक गए। फिर इसके बाद हमारे पास क्या आता है? बैलेंस फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ये तो 1 लाख आ जाएगा, ये हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। फिर क्या करते हैं? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास ए लिमिटेड के इक्विटी शेयर कितने हैं? 9,000 और इसके कितने हैं? 7,000। 1 लाख को 9,000 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? वो हमारे पास इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी। कितना आ जाएगा बताओ? 1 लाख डिवाइडेड बाय 9,000, 11.11। 11.11। ठीक है, इसको अभी हम निकालेंगे। उसके बाद हमारे पास एक स्वैप रेशियो निकल के आएगी जब हम ये सब कैलकुलेट कर लेंगे। तो स्वैप रेशियो का फॉर्मूला क्या होता था? वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनीज शेयर अपॉन वैल्यू ऑफ न्यू कंपनीज शेयर। उसके बाद हमारा वो बन जाता था पूरा टेबल, नेट पेमेंट मेथड वाला। पेमेंट टू, पेमेंट इन, वर्किंग और अमाउंट। पेमेंट टू, पेमेंट इन, वर्किंग और अमाउंट। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर का हमारे पास गिवन है तो पहले वही लिख लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड को हमने पे करा प्रेफरेंस शेयर ऑफ ए लिमिटेड। पूरा कैलकुलेट हमने देख ही लिया था। 2,000, हर 2,000 शेयर के तीन शेयर होल्डर्स को हम 2 के हिसाब से देंगे। 12 हमारा क्या है? इशू प्राइस है। तो हमारा रेशियो क्या बन गया था? ये 2/3। 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2,000
और इशू प्राइस इज 12, कितना आ जाएगा? 16,000, ठीक है। ये अब आ गया 16,000। अब ये जो नया वाला आया ना 16,000, ये हमें यहाँ पे लिखना है, ये आएगा यहाँ पे। तो अब 60,000 में से 16,000 चला गया तो आ जाएगा 44,000, और फिर 44,000 को 7,000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा बताओ? 6.28। 6.28। फिर स्वैप रेशियो हमारी क्या बन जाएगी? ओल्ड कंपनी कौन सी है? बी। तो 6.28 डिवाइडेड बाय 11.11, ये आ जाएगा। अब ये कर लेते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड के को हम इक्विटी शेयर ऑफ ए लिमिटेड दे रहे हैं। स्वैप रेशियो हमने निकाल ली, 6.28 डिवाइडेड बाय 11.11, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इक्विटी शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी से। इक्विटी शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी हमारे पास 7,000 से, और फिर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इशू प्राइस से। इशू प्राइस हमारे पास है नहीं, तो हम जो जितना आ रहा है न्यू कंपनी का वही ले लेंगे, 11.11, ठीक है। अब सबसे पहले ना आप मुझे इसको कैलकुलेट करके बताओ कि इसको कैलकुलेट करके कितना अमाउंट आ रहा है। मल्टीप्लाई मत करना 11.11 से अभी। 3956.79, मतलब 3957। राउंड ऑफ नहीं करना, पूरा बताओ। 3956.79 मल्टीप्लाई 11.11, ठीक है। अब जब कभी भी ये जो ब्रैकेट में अमाउंट लिखा हुआ है ना, ये पॉइंट में आएगा तो आप ना इसको राउंड ऑफ मत करना, ठीक है, नहीं तो हम जो पेमेंट कर रहे हैं ना उसमें थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा ना, अब जो ये वाला अमाउंट है पॉइंट से पहले वाला 3956 मल्टीप्लाई 11.11, इसको तो हम एज इट इज इक्विटी शेयर में दे देंगे। इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? 3956 मल्टीप्लाई 11.11, 43951.16। 43951.16, ठीक है, ठीक है। और जो बाकी का जो पॉइंट्स में रह गया है, मतलब 0.79 मल्टीप्लाई 11.11, ये हम अपने आप से कंपनी को कैश में पे कर देंगे। तो कितना आ जाएगा ये? 8.77। 8.78 हो जाएगा ना राउंड ऑफ करके? हाँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से करना है। तो अब से आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो ब्रैकेट वाला अमाउंट है इसको आप अलग से मल्टीप्लाई करके देखोगे, और कभी भी अगर ये पॉइंट में आया तो डेसिमल से पहले वाला अमाउंट हम उसी शेयर में पे करेंगे, अगर इक्विटी आ रहा है तो इक्विटी में, प्रेफरेंस आ रहा है तो प्रेफरेंस में, और जो पॉइंट के बाद वाला अमाउंट है उसे हम कैश में पे करेंगे, ठीक है। अब इसका टोटल जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? परचेज कंसिडरेशन निकाल लो। ऐसा करते क्यों है? क्योंकि देखो, मैंने आपको वो लिखवाया था पहले में, हाँ, ये जब हम स्वैप रेशियो को शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ना शेयर ऑफ न्यू कंपनी निकल के आता है। ये हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आ रहे हैं, उसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इशू प्राइस से। क्या नंबर ऑफ शेयर कभी पॉइंट्स में हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना, नंबर ऑफ शेयर तो पॉइंट में हो नहीं सकते। हाँ, पूरा अमाउंट पॉइंट में जरूर हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर पॉइंट में नहीं हो सकते। और जब ये पॉइंट्स में होंगे तो या तो अब हमारे पास जैसे इसके अंदर आया, जो अभी हमने एग्जाम्पल करा, इसके अंदर हमारे पास निकल के आया 3956.79। अगर हमने इसको राउंड ऑफ करके 3957 कर दिया तो इसका मतलब कि हमने एक शेयर ज्यादा इशू करा कंपनी को, है ना। और अगर हमने 56 कर दिया तो मतलब कम इशू कर रहे हैं हम। तो इसलिए जो पॉइंट्स वाला रह जाता है ना, उसका हिसाब करेक्ट करने के लिए हम उतना अमाउंट कैश में दे देते हैं और फिर बाकी के शेयर इशू कर देते हैं 3956।
समझ आया? समझ गई। हाँ, हाँ। अब इनको प्लस करके जो भी आएगा वो परचेज कंसिडरेशन एक बार प्लस कर लो। 59,599.93। ठीक है। मैम ऊपर कर दो। अच्छा, कहाँ से? बिल्कुल स्टार्टिंग से? हाँ बस, नहीं थोड़ा सा नीचे। हाँ यहाँ से। यहाँ तक हो गया।
हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 6। X Limited took over Y Limited and agreed to issue four shares for every 5 shares held in Y Limited. Shares of Y Limited is 10,000. Intrinsic value of X Limited is rupees 35 and Y Limited is rupees 30. Calculate purchase consideration. 5 shares के बाद क्या लिखा है? 5 shares held in Y Limited. करें? हाँ। इसके अंदर तो कुछ अलग से फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, हम अपना फॉर्मेट बना लेते हैं। पेमेंट टू पेमेंट इन वाई के अमाउंट। ठीक है, अब क्या बोला है? Y Limited took over X Limited took over Y Limited and agreed to issue 4 share for every 5 share in Y Limited। और Y Limited में शेयर कितने? 10,000। तो 10,000 शेयर में हर 5 शेयर के बदले नए 4 शेयर हम इशू करेंगे, है ना? तो ये हमारे पास रेशियो क्या आ गया? 4/5 मल्टीप्लाई बाय 10,000। और हम कर क्या रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ वाई लिमिटेड को इक्विटी शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड में। रेशियो आ गया 4/5 मल्टीप्लाई 10,000। इशू प्राइस हमारे पास अलग से गिवन नहीं है, तो हम जो हमारे पास न्यू कंपनी है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ही ले लेते हैं 35। बताओ कितना आ गया? $2,80,000। 2,80,000। अब देखो, ये जो वाई लिमिटेड है, वाई लिमिटेड को टुक ओवर किया जा रहा है ना? और कर कौन रहा है? एक्स लिमिटेड कर रहा है। अब वाई लिमिटेड के पास पहले से 10,000 शेयर थे और वाई लिमिटेड की एक शेयर की वैल्यू कितनी आ रही थी? 30 रुपए। तो क्या इसकी टोटल वैल्यू 3 लाख नहीं बन रही थी? ठीक है, और इसका परचेज कंसिडरेशन जो है वो 2,80,000 शेयर के बदले शेयर निकल रहा है। हमने एक क्वेश्चन भी करा था ऐसा ही, जिसके अंदर हमने निकाला था आंसर, कौन सा क्वेश्चन था? याद है आपको? जिसमें उसकी वैल्यू और जो हमने कैलकुलेट करा था वो दोनों इक्वल आ गए थे। ये रहा, हमने ये क्वेश्चन किया था। इसके अंदर हमारे पास पूरी बैलेंस शीट गिवन थी, है ना? और फिर हमें परचेज कंसिडरेशन निकालना था।
तो हमने पूरी जो इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली थी, फिर उसके बाद इक्विटी के बदले इक्विटी दिया गया था, तो जो हमारे पास अमाउंट निकल के आया था वो उतना ही था जितना बी लिमिटेड के पास 2,27,000 आ रहा था बैलेंस अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, है ना। लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से जो उसकी वैल्यू बन रही है वो तो 3 लाख बन रही है, लेकिन यहाँ पर जो इक्विटी के बदले इक्विटी दिया जा रहा है वो तो 2,80,000 है। तो जब हम अमालगमेशन में परचेज कंसिडरेशन निकाल रहे हैं और ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के इससे कम आ रही है, इससे ज़्यादा आती तब तो चलो ठीक था, लेकिन इस वैल्यू से कम आ रही है, तो और कुछ क्वेश्चन में बोला भी नहीं गया, तो हमें क्या करना होगा, हमें फिर इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ वाई लिमिटेड को कैश में पेमेंट भी करनी होगी। ठीक है, अब कैश में पेमेंट करनी होगी तो 10,000 शेयर होल्डर को कैश में पेमेंट करेंगे। अब कितना कैश पर शेयर, एक शेयर के बदले कितना कितना अमाउंट पर शेयर, कितना अमाउंट हम पे करेंगे वो हमें अब उस फॉर्मूला से निकालना होगा। हमने एक फॉर्मूला लिखा था कैश पर शेयर निकालने के लिए, कैश पर शेयर निकालने के लिए फॉर्मूला लिखा था, ये लिखा। इस फॉर्मूला के थ्रू हमें उसको निकालना होगा। ठीक है, क्या समझ में आया इतना अभी तक? थोड़ा बहुत। ठीक है, चलो एक बार हम ये फॉर्मूला उधर लिखूँ मैं, शेयर सरेंडर मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी माइनस शेयर ऑब्टेन मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी। इसको एक बार और बता दूंगी मैं कंप्लीट करने के बाद सब कुछ। अब हमारे पास ये सारे वैल्यूज हैं हमारे पास। शेयर सरेंडर, हमने कितने शेयर सरेंडर करे, मतलब कि ओल्ड कंपनी के शेयर, ओल्ड कंपनी के शेयर की हर इतने के बदले इतने मिल रहे थे, तो ओल्ड कंपनी के कितने शेयर वो दे रहा था, 5 शेयर, है ना, 5 शेयर। और वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी कितनी थी, वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी कितनी थी, वाई लिमिटेड की इंट्रिंसिक वैल्यू 30 थी, माइनस शेयर ऑब्टेन, उसको नए कितने शेयर मिल रहे थे, 4 शेयर नए मिल रहे थे, और वैल्यू थी 35 न्यू कंपनी की, उसको 4 शेयर नए मिल रहे थे और वैल्यू थी 35 अपॉन शेयर सरेंडर मतलब 5। इसको निकालो तो एक बार। टू, तो मतलब कैश पर शेयर हमारे पास आया 2, तो हम 10,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 20,000, और अब वैल्यू देखो कितनी आ गई, 3 लाख रुपए, और वही हमारी वैल्यू इसकी थी 3 लाख रुपए। ठीक है, देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था एक्स लिमिटेड टुक ओवर वाई लिमिटेड, और उन्होंने एग्री करा इक्विटी वालों को इक्विटी देने के लिए। ठीक है, हमारे पास नंबर ऑफ ओल्ड कंपनी शेयर्स 10,000 गिवन है, हमारे पास इंट्रिंसिक वैल्यू गिवन है। अब हमें परचेज कंसिडरेशन निकालना है, तो जब हमने इक्विटी के बदले इक्विटी दिया ना, तब हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 2,80,000, लेकिन जब हम इंट्रिंसिक वैल्यू के थ्रू वाई लिमिटेड की वैल्यू निकाल रहे थे तब वो आ रही थी 3 लाख। तो इसमें जब कभी भी ये कम आ रहा है उस वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू से मल्टीप्लाई करने से, हम देख रहे हैं दोनों वैल्यूज, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कम आ रही है। ठीक है, मतलब कि हमने इंट्रिंसिक वैल्यू से जब मल्टीप्लाई करा था नंबर ऑफ शेयर को, तो
तो हमारे पास वैल्यू 3 लाख आ रही थी, लेकिन जब हमें परचेज कंसिडरेशन में इक्विटी के बदले जो इक्विटी दिया जा रहा है उसकी वैल्यू 2,80,000 आ रही है, तो ये वैल्यू कम आ रही है। तो जब वैल्यू कम आएगी ना तो हम बाकी का अमाउंट कैश में पे करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन में अलग से गिवन हो या ना हो। तो जब हम बाकी का अमाउंट कैश में पे करेंगे तो उसके लिए हमें इतने नंबर ऑफ शेयर में कितना कैश पर शेयर देना है वो हमें इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, कि ओल्ड कंपनी इतने शेयर छोड़ रही है ना, और एक शेयर की वैल्यू 30 रुपए है, उसने इतने शेयर छोड़ दिए और एक शेयर की वैल्यू 30 रुपए है, और इतने शेयर उसे मिल रहे हैं और उन इतने शेयर की वैल्यू इतने रुपए है 35। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा अपॉन शेयर सरेंडर, हमारे पास क्या आएगा, कैश पर शेयर, उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखो वही वैल्यू आ जाएगी 3 लाख जो इंट्रिंसिक वैल्यू से मल्टीप्लाई करके आ रही थी। ठीक है, बोलो। यस मैम, समझ गए। अभी आपने कहाँ से लिखना है? यहीं पे बस थोड़ा सा बचा है एक। प्रंजल, आपको समझ आया? मैम एक क्लास हाथ गए थे। क्या चीज? मैम एक क्लास लीव हो गई थी, समझा दिया। अच्छा, क्लास लीव हो गई थी। यस मैम, अच्छा, मैं एक बार और बता देती हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर, X लिमिटेड टुक ओवर Y लिमिटेड एंड एग्रीड टू इशू 4 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड इन Y लिमिटेड। ठीक है, हमारे पास इस लाइन से तो आपको समझ में आ रहा है कि इक्विटी के बदले इक्विटी दिया जा रहा है। यस मैम। और शेयर ऑफ Y लिमिटेड कितने हैं, 10,000 है ना, और हमारे पास दोनों की इंट्रिंसिक वैल्यू भी गिवन है। अब हमने इक्विटी के बदले इक्विटी दिए तो ये तो कैलकुलेट करना आता है ना आपको? यस मैम। तो ये आया 2,80,000। ठीक है, लेकिन जब हम ओल्ड कंपनी की वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू के थ्रू निकाल देते हैं, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ शेयर भी है, हमारे पास इंट्रिंसिक वैल्यू भी है, मल्टीप्लाई करके जब हम निकाल रहे थे तो वो वैल्यू हमारे पास 3 लाख आई थी, है ना। और जब हमने इक्विटी के बदले इक्विटी दी ओल्ड कंपनी को 2,80,000 ही आ रही थी, तो इससे कम आ रही थी। तो जब ये वैल्यू इससे कम आएगी तो हम बाकी का अमाउंट इक्विटी शेयर होल्डर को, मतलब ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर को कैश में पे करेंगे। ठीक है, तो कैश पर शेयर कैसे निकालेंगे हम, हमने एक फॉर्मूला लिखा था पहले, उस फॉर्मूला के थ्रू हम कैश पर शेयर निकालेंगे। वो हमारे पास 2 आ गया, और 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से, तो हमारे पास 20,000 आ गया। तो अब देखो हमारे पास ये वैल्यू परचेज कंसिडरेशन 3 लाख इसके बराबर हो गई, 3 लाख। ठीक है, यस मैम। हो जाए तो बता देना। हो गया मेरा, मैम हो गया। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल करो, एग्जाम्पल नंबर 7, इसका लास्ट एग्जाम्पल है।
ठीक है, लिख लिया क्वेश्चन? हाँ यस मैम। चलो आप इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल के बताओगे कितनी आ रही है दोनों की, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड की? मैम हम्म ए लिमिटेड का 1,20,000 होगा क्या? हम्म ओ एक सेकेंड। मैम ये रिजर्व का भी कुछ करना है क्या? नहीं, रिजर्व हमारी लाइबिलिटी थोड़ी होती है। नहीं है। रिजर्व तो शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट होता है ना, आपको सिर्फ क्रेडिटर्स माइनस करने हैं। आपको नॉन करंट एसेट और करंट एसेट प्लस करके उसमें से क्रेडिटर्स माइनस कर देने हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो है नहीं हमारे क्वेश्चन में, है ना, तो जो भी आएगा उसे नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देना है। और आपको मार्केट वैल्यू लेनी है, ये ध्यान रखना है आपको। रंजल आपका आया? हम्म, कुछ तो आया, अब सही है नहीं मुझे नहीं पता। हाँ बताओ कितना आया। ए लिमिटेड का 17.14 ठीक है, और बी लिमिटेड का 13.33। हाँ ठीक है, मैम मेरा भी हुआ था। ठीक है। तो आपने क्या करना था, नॉन करंट एसेट आपने लिया 70,000, बी लिमिटेड का 60,000, करंट एसेट ए का 1,00,000, बी लिमिटेड का 50,000, फिर क्रेडिटर्स माइनस करें 50,000 और 30,000, तो आया हमारे पास 1,20,000 और 80,000। फिर नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड कर दिए 7,000 और 6,000, तो आ गया 17.14 और 13.33 ए लिमिटेड का और बी लिमिटेड का।
ठीक है, अब हमें वही करना है, हमारा वो पेमेंट टू पेमेंट है। अब हमारे पास क्या लिखा है, ए लिमिटेड विल इशू 3 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 7 इक्विटी शेयर ऑफ बी लिमिटेड एंड ऑल्सो पेज नेसेसरी कैश। इक्विटी के बदले इक्विटी देना है और बाकी बचा हमें कैश भी पेमेंट करनी है यहाँ पे। तो इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड को मिलेगा इक्विटी शेयर ऑफ ए लिमिटेड। बताओ क्या रेशियो निकल के आई, ये कैलकुलेशन बताओ कितना आएगा। देख के बताओ। इतना टाइम तो नहीं लगेगा ना। देखो, ए लिमिटेड इशूड 3 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 7 शेयर ऑफ बी लिमिटेड। बी लिमिटेड के शेयर कितने हैं, बी लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर्स बताओ कितने हैं। 6000। तो 3/7 into 2000। हाँ हाँ, तो हर 7 शेयर के बदले हम नए 3 शेयर को इशू कर रहे हैं, तो क्या हो गया 3/7 मल्टीप्लाई 6000। और इशू प्राइस हमारे पास है नहीं, तो हम क्या ले लेंगे, ए लिमिटेड का न्यू कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या मल्टीप्लाई करके देखना होगा, इतना अमाउंट मल्टीप्लाई करके देखना होगा, क्योंकि हमें ये ध्यान में रखना है ये अमाउंट अगर पॉइंट्स में आएगा तो हम उसे अलग अलग करेंगे, है ना। 2571.43। 42 के बाद क्या अमाउंट है, 8। ठीक है, तो 43। ओके, तो अब हमें क्या करना होगा, 2571 और 0.3 को अलग अलग कर देंगे, है ना। मल्टीप्लाई इसको भी 17.14 से करेंगे और इसको भी 17.14 से करेंगे। ये तो हमारा इक्विटी शेयर हो जाएगा, ये इक्विटी शेयर होल्डर को हम क्या पे करेंगे, कैश पे करेंगे। बताओ। हम्म 44,066.94। 67 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट्स में भी ले सकते हो, कोई वो नहीं है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0.43 मल्टीप्लाई 0.17.14 7.37। 7.37, ठीक है, राउंड ऑफ कर दिया हमने भी 3। फिर उसके बाद बोला गया क्वेश्चन में ऑल्सो पेज नेसेसरी कैश, यहाँ पे हमें नेसेसरी कैश भी लेकर के आना है। तो अब अगेन कैश, तो यहाँ पर वही हमें निकालना है कि कैश पर शेयर को हमें मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी से। नंबर ऑफ शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी हमारे पास कितने हैं, 6000। और कैश पर शेयर हम कैसे निकालेंगे, उस फॉर्मूला से। क्या था फॉर्मूला, कितने शेयर हम सरेंडर कर रहे हैं, कितना शेयर ओल्ड कंपनी दे रही है, कितने शेयर ओल्ड कंपनी दे रही है, हर 7 के बदले था, तो 7 शेयर तो वो दे रही है। और उन 7 शेयर की एक शेयर की वैल्यू कितनी थी, 13.33 13.33 माइनस कितने शेयर ले रही है, वो 3 शेयर ले रही है, और हर 3 शेयर, हर एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 17.14 डिवाइडेड बाय शेयर सरेंडर 7, कितना आ जाएगा।
5.98. 5.98 को मल्टीप्लाई कर दो 6000 से। 35,880. ऐड कर दो सब कुछ। $79,950. ठीक है, कंप्लीट कर दो। हो गया कंप्लीट। ठीक है, प्रंजल हो गया ना? यस मैम। ठीक है, ये वाला इलस्ट्रेशन 1 पे आ जाओ। इलस्ट्रेशन 1, S लिमिटेड इज एब्जॉर्ब्ड बाय P लिमिटेड। तो S लिमिटेड ने P लिमिटेड को एब्जॉर्ब किया, तो S लिमिटेड हमारे लिए क्या है? न्यू कंपनी, और P लिमिटेड हमारे लिए क्या है? ओल्ड कंपनी। S लिमिटेड गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन द डेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। सन्ड्री एसेट्स है इतने, शेयर कैपिटल में हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स भी है, इक्विटी शेयर्स भी है, रिजर्व्स है, 6% डिबेंचर्स हैं और ट्रेड पेबल्स हैं। P लिमिटेड हैज एग्रीड टू इशू 9% preference share of 100 each in the ratio of 3 share of P limited for 4 preference share in S limited। क्या बोला गया है यहाँ पे? कितने नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर है P लिमिटेड के? 2 लाख एक शेयर 100 रुपए का, 2000 शेयर्स है, तो 2000 शेयर्स हैं और हर 2000 शेयर के बदले, हर 4 शेयर के बदले नए 3 शेयर इशू किए जा रहे हैं, है ना? To issue 9% preference share of 100 each in the ratio of 3 shares of P Limited for every 4 preference share। ये समझ में आया ना? और हम कितने में इशू कर रहे हैं? 100 रुपए में, ठीक है ना? तो प्रेफरेंस के बदले प्रेफरेंस पे किया जा रहा है और ये हमारी रेशियो निकल के आ रही है। फिर उसके बाद टू इशू डिबेंचर होल्डर्स इन एस लिमिटेड 8% मॉर्टगेज डिबेंचर्स एट 96 in lieu of 6% डिबेंचर इन एस लिमिटेड which are to be redeemed at a premium of 20%। अब ये पॉइंट है कि आपको डिबेंचर नहीं लेने होते प्रेफरेंस शेयर्स में, सॉरी परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करते टाइम हम या तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करेंगे या तो हम इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करेंगे, लेकिन हम डिबेंचर होल्डर को पेमेंट नहीं करेंगे। कंपनी का ओनर कौन होता है? क्या डिबेंचर होल्डर भी होते हैं क्या? नो, नहीं होते ना। ओनर तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होंगे या इक्विटी शेयर होल्डर होंगे। डिबेंचर होल्डर तो कंपनी के लिए एक लायबिलिटी होते हैं, वो कंपनी के ओनर थोड़ी ना होते हैं। टू इशू टू डिबेंचर होल्डर, यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिबेंचर इशू किए जाएंगे तो वो जरूर प्रेफरेंस शेयर का पार्ट होगा, या इक्विटी शेयर होल्डर को डिबेंचर इशू किए जाएंगे वो भी परचेज कंसिडरेशन का पार्ट होगा। लेकिन हम डिबेंचर होल्डर को कुछ इशू कर रहे हैं, वो प्रेफरेंस शेयर का पार्ट नहीं होगा, परचेज कंसिडरेशन का पार्ट नहीं होगा, ठीक है? समझ आया ना? उसके बाद
टू पे 20 पर शेयर इन कैश। हम 20 पर शेयर इन कैश में पे करेंगे। हमारे पास कितने इक्विटी हैं? 5000 इक्विटी है, तो हम 5000 इक्विटी को हम 20 रुपये तो कैश में पे करेंगे। फिर लिखा है एंड टू इशू, और उसके साथ साथ हम इशू भी कर रहे हैं, एंड टू इशू 6 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच issued at a market value of 125 in lieu of every 5 years held in S Limited। हमारे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं? 5000, और हर 5 शेयर के बदले हम नए कितने इशू कर रहे हैं? 6, और कितने मार्केट वैल्यू पे? 125 पे। ठीक है। टू अज्यूम द लायबिलिटी टू ट्रेड पेबल यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द परचेज कंसिडरेशन। समझ में आया ना क्वेश्चन पूरा? अब आप इसको पेमेंट टू पेमेंट 10 वाले मेथड में डाल सकते हो पूरे। सबसे पहले हमने क्या निकाला था? प्रेफरेंस के बदले प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ ओल्ड कंपनी कौन सी थी? पी लिमिटेड को हम इशू कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर ऑफ न्यू कंपनी का नाम क्या था? एस लिमिटेड। प्रेफरेंस शेयर ऑफ एस लिमिटेड। हमारे पास रेशियो क्या बन के आई थी? 3/4। 3/4 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स 2000, पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 100 से। अमाउंट निकाल के बता दो। ₹1.5 लाख। ठीक है। उसके बाद कैश इशू करा था इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ पी लिमिटेड को, हमने कैश दिया था 20 कैश पर शेयर हमारे पास गिवन ही था, मल्टीप्लाई 5000, तो ये आ गया था 1 लाख। और फिर हमने इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ पी लिमिटेड को इक्विटी शेयर ऑफ एस लिमिटेड इशू करे थे। रेशियो हमारे पास आया था 6/5। नंबर ऑफ शेयर्स 5000, इशू प्राइस 125, कितना आ जाएगा? 7,50,000। सब कुछ डिवाइड कर प्लस करके हमारे पास परचेज कंसिडरेशन 10 लाख। हो गया? ठीक है। देखो नोट में भी लिखा है, इसके बाद नोट में भी बता देंगे अकॉर्डिंग टू AS 14 कंसिडरेशन एक्सक्लूड द एनी अमाउंट पेबल टू डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर को हम कुछ भी पे करेंगे वो हम कंसिडरेशन में नहीं लेंगे। द लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट टू डिबेंचर ऑफ एस लिमिटेड विल बी टेकन बाय पी लिमिटेड which will then be settled by issuing new 8% debentures। The issue of equity share हमने वो 125 पे किया है। चलो ये वाला कर लेते हैं, इलस्ट्रेशन 2। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2021। हमारे पास शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
शेयर कैपिटल में हमारे पास इक्विटी भी है और प्रेफरेंस भी है, ठीक है। बी लिमिटेड एग्रीड टू टेक ओवर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस। बी लिमिटेड टेक ओवर कर रहा है। हमारे पास कौन कौन सी कंपनी है? ए लिमिटेड की ये बैलेंस शीट गिवन है और यहाँ पर लिखा है बी लिमिटेड इज एग्रीड टू टेक ओवर। तो बी लिमिटेड टेक ओवर कर रहा है, इसका मतलब बी लिमिटेड हमारे पास क्या हो गई? न्यू कंपनी, और ए लिमिटेड हमारे पास क्या हो गई? ओल्ड कंपनी। डिस्चार्ज 15% डिबेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 10% by issuing 15% डिबेंचर ऑफ एक्स लिमिटेड। देखो हमारे पास कुछ वो गिवन नहीं है, हम यहाँ पर सबसे पहले ये निकालेंगे माइनस करने के बाद, मतलब सारे एसेट्स की वैल्यू ली, सारे लाइबिलिटीज की वैल्यू ली, माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो निकालना है हमने, ठीक है। डिस्चार्ज 15% डिबेंचर, हमारे पास 15% डिबेंचर है, प्रीमियम ऑफ 10% बाय इशूइंग 15% डिबेंचर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, मतलब कि हम 15% डिबेंचर ही रहेंगे, लेकिन बस हम इसको इशू करेंगे अब 10% प्रीमियम पे। तो 700 यहाँ पर लिखा है, 700 यहाँ पर 7 लाख है ये, ठीक है। अब इसको 10% प्रीमियम पर इशू किया जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे 70,000 प्लस हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा? 7,70,000, है ना। 3 जीरो हटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 770। तो डिबेंचर की वैल्यू जो हमें यहाँ पे लिखनी है वो कितनी लिखनी है? 770। ये आ गई। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? PPE at 10% above the book value, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 10% अबव बुक वैल्यू लिया जाएगा। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में हमारे पास इतना अमाउंट है 3250,000। अब इसमें प्लस कर दो 10%, कितना अमाउंट आ जाएगा टोटल करके? $35,75,000। ट्रिपल 30 हम हटा रहे हैं, 3575 आ जाएगा, ठीक है, ओके। फिर करंट एसेट्स, और सॉरी उसके बाद है इन्वेस्टमेंट्स एट पार, तो इन्वेस्टमेंट हमें उतना ही लेना है, 6 लाख ही लेना है, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट सेम रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद करंट एसेट्स एट डिस्काउंट ऑफ 10%, करंट एसेट 10% कम करके लेना है, तो करंट एसेट्स में से 10% कम करके बता दो कितना आ जाएगा? $1,80,000 पहले का। एक मिनट, टोटल टोटल अगर हम टोटल ही कर ले तो, क्योंकि यहाँ पे टोटल करते हैं ना, वो कितना टोटल करके बता। 456 करंट एसेट्स का नोट में तो कुछ नहीं है, 4,50,000। 4,50,000 आ रहा है ना, ठीक है, तो ये 450 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या लिखा है? करंट लाइबिलिटीज को हमें बुक वैल्यू पर लेना है, तो करंट लाइबिलिटीज में है क्या क्या? करंट लाइबिलिटीज में बस ट्रेड पेबल ही है, 500 लिख लेंगे, करंट 500, ठीक है। तो इतने एसेट्स, और आगे पढ़ते हैं और क्या लिखा है, सब कुछ तो लिख लिया हमने यहाँ तक। फिर प्रेफरेंस शेयर्स आर डिस्चार्ज एट अ प्रीमियम ऑफ 10% बाय इशूइंग 15% ईच, इशू 3 कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन। अब यहाँ पर क्या किया है ना, आंसर के अंदर ये जो परचेज कंसिडरेशन निकाला है ये इन्होंने निकाला है नेट एसेट वैल्यू मेथड से।
नेट एसेट वैल्यू हमने किया नहीं, यहाँ पर क्या बोलते हैं एग्जाम्पल्स में हम दूसरा वाला मेथड कर रहे थे, है ना। तो अभी ये वाला जो निकला, ये इनका कैसे निकला, नेट एसेट वैल्यू मेथड से। नेट एसेट वैल्यू मेथड में हमने क्या सीखा था कि सारे एसेट्स में से सारी लाइबिलिटीज को हमने माइनस करना होगा। तो हमने सारे एसेट्स को टेक ओवर वैल्यू पे लिया, सारी लाइबिलिटीज को टेक ओवर वैल्यू पे लिया, हमने माइनस करके निकाल लिया परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, तो हमारे पास आया 3355। अब जो इसके बाद इंफॉर्मेशन गिवन है, प्रेफरेंस के बदले प्रेफरेंस और इक्विटी के बदले इक्विटी और बाकी का बचा पैसा कैश में, तो ये हम कैसे कर लेंगे फिर, ये हम किस वाले मेथड से कर सकते हैं, हम नेट पेमेंट मेथड से। ठीक है, तो नेट पेमेंट मेथड से जैसे हम अभी तक सीखता है वैसे ही करेंगे, तो हमारे पास उतना ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमने अभी सॉल्व कर लिया। क्या नेट पेमेंट मेथड से एक बार आप होमवर्क में ट्राई कर लोगे? यस मैम। तो ये ऊपर वाला वो दूसरा वाला मेथड था? हाँ, ये नेट एसेट वैल्यू मेथड था। ठीक है। ठीक है। इलस्ट्रेशन 3, इलस्ट्रेशन 3 में देखो क्या है, लेट अस कंसिडर द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट 31 मार्च। इलस्ट्रेशन 2 सही में समझ में आया ना दोनों को? दोनों मेथड से क्या है, वो दोनों मेथड की इंफॉर्मेशन गिवन है वहां पर। ठीक है। यस मैम। इलस्ट्रेशन 3, लेट अस कंसिडर द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2021। हमारे पास ये बैलेंस शीट है, नोट्स टू अकाउंट्स है और इंफॉर्मेशन गिवन है। इंफॉर्मेशन में क्या क्या गिवन है, वाई लिमिटेड टेक ओवर एक्स लिमिटेड। सो वाई लिमिटेड टेक ओवर एक्स लिमिटेड, तो इसका मतलब वाई लिमिटेड इज न्यू कंपनी और एक्स लिमिटेड इज ओल्ड कंपनी। डिवेंचर होल्डर्स ऑफ एक्स लिमिटेड आर डिस्चार्ज बाय वाई लिमिटेड एट इतना % प्रीमियम। तो ये नेट पेमेंट मेथड में तो इसका कोई काम नहीं है। 14% प्रेफरेंस शेयर्स holder of X Limited are discharged at a premium of 20% by issuing necessary number of preference shares of Y Limited। इसका काम हमें आएगा अगर हमें नेट पेमेंट मेथड से करना है तो। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ X Limited और Y Limited हमारे पास गिवन ही है। Y Limited will issue equity shares to satisfy the equity shareholder of X Limited on the basis of intrinsic value. However, the entry should be made at par value only. The nominal value of each equity share is ₹10। और ये हमें क्या बोला गया, इक्विटी के बदले इक्विटी। ठीक है, क्या कर सकते हो ये, सबसे पहले हम क्या दे रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ ओल्ड कंपनी का एक्स लिमिटेड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ एक्स लिमिटेड को पे कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड में। ठीक है, क्या बोला गया है यहाँ पे, क्या बोला गया यहाँ पे कि 14% प्रेफरेंस शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड आर डिस्चार्ज एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। 14% प्रेफरेंस शेयर जो है एक्स लिमिटेड के 14% प्रेफरेंस शेयर है, इनके बदले हम 15% प्रेफरेंस शेयर अब इशू करेंगे। अब हम इनको क्या देंगे, 15% प्रेफरेंस शेयर, मतलब कि हम पेमेंट इन किस पे करेंगे, हम 15% प्रेफरेंस शेयर ऑफ वाई लिमिटेड में करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे हम, 20% प्रीमियम पे। तो कितने इसके शेयर्स हैं, इसके शेयर है कितने टोटल, 25 लाख। 25 लाख में मतलब हमें 20% ऐड कर देना है, सिंपल। कितना आ जाएगा,
ऐड करके 20%। बताओ। 30 लाख। 30 लाख, ठीक है। अब ये जो 30 लाख शेयर है, इसको अगर हम सोचें तो 30 लाख की फेस वैल्यू 100 रुपये ही है। इसका मतलब ना, इसने कितने नंबर ऑफ शेयर इसको इशू करे होंगे? इसने 30,000 प्रेफरेंस शेयर इशू करे होंगे ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, क्या समझ में आया ये? ठीक है। फिर इस पॉइंट में क्या लिखा है? इंट्रिंसिक वैल्यू गिवन है और हमें बोला है कि इक्विटी के बदले इक्विटी शेयर इशू करना है। तो हम इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ एक्स लिमिटेड को इशू करेंगे इक्विटी शेयर ऑफ वाई लिमिटेड। इंट्रिंसिक वैल्यू ओल्ड अपॉन न्यू 20/30। नंबर ऑफ शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं? 7,50,000। और हम उसे कितने पे? नॉमिनल पार वैल्यू मतलब 10 रुपए पर ही इशू कर रहे हैं। इसको मल्टीप्लाई करके बता दो कितना आएगा। ₹50 लाख। हाँ, तो टोटल परचेज कंसिडरेशन कितना आ गया? 80 लाख। ठीक है, हो गया। यस मैम। ठीक है, यस मैम।